हेलो गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। ये एक ट्रेलर दिखाया मैंने आपको वीडियो के शुरू में। बताने का मकसद ये था कि ये एक लंबी वीडियो होने जा रही है क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको ट्रेलर दिखाया कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जाने वाली है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और आखिर तक देखनी है और कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि और स्क्रीन के ऊपर नज़र आपने जमा के रखनी है ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी किसी किस्म का भी बीम अगर आपके सामने आ जाए तो उसका आप आराम से SFD और BMD यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अनसिमेट्रिकल बीम है, यानी जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोड्स लग रहे हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और देखेंगे कि SFD और BMD यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाई जा सकती है। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर क्या होता है और किस जगह पर लाई करता है। इसी तरह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग क्या होती है और किस जगह पर आती है, ये हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाई जाती है सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीन किस्म के लोड्स होते हैं। पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी UDL और तीसरा लोड है यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड जिसको UVL कहा जाता है। तो अगर पॉइंट लोड है बीम के ऊपर और उसके लिए आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हॉरिजेंटल लाइन से। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर देखें आप कि एक पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, इसी तरह या हॉरिजेंटल लाइन लगाई है। इसी तरह अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होगा उसके लिए डिग्री 1 की लाइन लगाई जाती है जिसको इंक्लाइंड लाइन कहा जाता है। तो अगर UDL आ रहा है और शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इंक्लाइंड लाइन से की जाएगी। और शेयर फोर्स डायग्राम में ही अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए आप SFD बना रहे हैं तो उसके लिए 2 डिग्री कर्व बनेगी, जैसे कि ये आपके सामने है 2 डिग्री कर्व जिसको पैराबोला भी कहा जाता है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर पॉइंट लोड है और आप बेंडिंग मोमेंट बना रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्लाइंड लाइन से की जाएगी, जैसे ये डिग्री 1 की लाइन है इंक्लाइंड लाइन। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसके लिए आप BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन 2 डिग्री कर्व से की जाएगी, जैसे कि ये आपके सामने है 2 डिग्री कर्व बनी हुई है। इसको BMD में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड है और BMD आप बना रहे हैं तो उसमें 3 डिग्री कर्व यानी यही कर्व होती है लेकिन उसमें गोलाई आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको डिग्री 3 कर्व कहा जाता है। तो अभी चल के आगे देखते हैं कि कैसे हम इन कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए जिससे हम ये रिएक्शंस मालूम करते हैं R1 और R2, यानी इस साइड पर जो सपोर्ट्स हैं इस बीम की उसके ऊपर लोड कितना आने वाला है, उन लोड्स के लिए हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। उसमें पहली जो कंडीशन है समीशन ऑफ FH यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट वर्ड से आने वाली फोर्सेस राइट वर्ड से आने वाली फोर्सेस के बराबर होनी चाहिए, तभी ये बीम जो है हमारा स्टेबल रह पाएगा। दूसरी कंडीशन है समीशन ऑफ FV, V इज फॉर वर्टिकल, यानी ऊपर से आने वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए नीचे से इनको रिएक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी ये बीम जो है स्टेबल रह सकेगा, अपनी जगह पर कायम रह सकेगा। तीसरी कंडीशन जो इसको फुलफिल करनी चाहिए वो है समीशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारा बीम स्टेबल रह सकेगा। तो इनको कैसे अप्लाई करना है ये हम अगले स्टेप में देखते हैं कि हमने फाइंड करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सपोर्ट रिएक्शंस ऑन अनसिमेट्रिकली लोडेड बीम। या बीम आप देख रहे हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है, यानी अगर सेंटर से इसको हाफ किया जाए
तो राइट और लेफ्ट साइड जो है वो एक जैसी नहीं है। अपेरेंटली आपको डिस्टेंसेस सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये लोड मुख्तलिफ है। यहाँ पे 800 kg है और यहाँ पे 1000 kg है, तो ये अनसिमेट्रिकल बीम है। अगर सिमेट्रिकल होता तो फिर तो सिंपल था, तमाम लोड्स को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो आधा लोड इस तरफ आ जाता, आधा लोड उस तरफ। उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल बीम डिस्कस कर रहे हैं, यानी लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग है, मुख्तलिफ है दोनों साइड्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इनको नाम दे देना है ABCD, यानी जहाँ जहाँ पर लोड आ रहा है या बीम के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है वहाँ उन पॉइंट्स को आपने नाम दे दिया ABCD। और दूसरा स्टेप है इसमें कि UDL जो लग रहा है, यानी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 200 kg पर मीटर, यानी हर मीटर के ऊपर यहाँ पे 200 kg का वजन आ रहा है। टोटल स्पेन जो है इसका 4 मीटर है। इसको पहले आपने UDL में कन्वर्ट करना है। उसके लिए फार्मूला है कि जितना लोड होगा उसको उसके स्पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे कि आपके सामने ये फार्मूला है, लोड है 200 kg और डिस्टेंस कितने फासले के ऊपर लग रहा है, 4 मीटर के ऊपर। तो ये जब हमने कन्वर्ट किया तो बनता है 800 kg, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल सेंटर में होगा। ये पूरा लोड जो था उसका सेंटर जो होगा वहाँ पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा 800 kg। अब R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड करना है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मोमेंट अबाउट D ले लेंगे, यानी D को फिक्स कर देंगे और इसके गिर्द मोमेंट्स लेंगे। मोमेंट्स क्या है कि घुमाव, इस लोड की वजह से ये बीम को ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि इन लोड्स की वजह से ये बीम नीचे की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। तो D को हमने फिक्स कर दिया है, पिवट बना दिया है, यानी जैसे दरवाज़ा और खिड़की होती है, एक साइड उसकी फिक्स होती है, बिल्कुल उसी तरह हमने D साइड को फिक्स कर दिया। उसके ऊपर हम मोमेंट ले रहे हैं और रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोमेंट क्या होता है, समीशन ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहला जो लोड आ रहा है क्लॉकवाइज R1, यानी ये लोड अगर इस बीम को घुमाने की कोशिश करेगा तो घड़ी की जैसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो उस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और इसका D से फासला कितना है, 2 + 4 = 2 = 8। टोटल फासला R1 का D से कितना है, 8। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोमेंट का फार्मूला है लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लोड है R1 और 8 है इसका डिस्टेंस, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब 1000 kg जो है ये इसको नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये 800 kg जो UDL था हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट सिमत में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये 800 kg है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो 3 लोड जो आ रहे हैं हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पहला लोड है 800 kg जो ये आपको नज़र आ रहा है। 800 kg का फासला कितना है D से, 2 मीटर। तो इसको लोड को मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर दिया तो ये हमारे पास मोमेंट आ गया। नेक्स्ट लोड है 800 kg। अब 800 का फासला कितना है D से, 2 + 4 को हाफ कर दिया जाए तो ये भी 2 हो जाएगा। तो जो 2 + 2 हो जाएगा इसका फासला, प्लस 1000। अब ये जो लोड आ रहा है इसका फासला कितना है D से, 4 + 2 = 6 और 1000 लोड आ गया। तो ये हो गया लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो कि मोमेंट के बराबर होता है। अब इनको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद जो R1 की वैल्यू हमारे पास आती है वो आ गई है 1350 kg, यानी ऊपर से जितना लोड आ रहा है उसका जितना हिस्सा R1 के ऊपर आएगा वो है 1350 kg। अब हमने इसके बाद R2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे कि हम 3 कंडीशंस पढ़ी हैं कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समीशन ऑफ मोमेंट्स। तो इसी तरह अगर हमने R1 फाइंड करना है तो R1 को हम फिक्स कर देते हैं, और जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में किया। लेकिन ये एक आसान तरीका है कि आप समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 ले लें, यानी अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं, R1 और R2, और डाउनवर्ड कौन सी आ गई हमारे पास, ये 1000, 800 और 800, ये 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है। और R1 जो है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने पुट की। R2 फाइंड करना है। R2 फाइंड करने के लिए ये 1350 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो R2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनती है 1250 kg।
सबसे पहले हमने रिएक्शंस मालूम करने थे, यानी R1 और R2 ये दोनों हम मालूम कर चुके हैं। तो R1 की वैल्यू है 1350 kg और R2 की वैल्यू है 1250 kg। इसके बाद हम चलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले आपको शेयर फोर्सेस मालूम करनी होंगी कि हर पॉइंट के ऊपर कितनी शेयर फोर्स आ रही है। उसके लिए जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया है, आपको जो समझाऊंगा मैं यहाँ पे, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले सेक्शंस काटने हैं। इस बीम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए क्या है कि हर लोड से पहले और लोड के बाद आपने एक सेक्शन काटना है। जैसे कि ये आपके सामने भी आ रहा है, एक सेक्शन हमने लोड से पहले काटा है, मुख्तलिफ किस्म के ये 4-5 सेक्शंस हम काटेंगे और इनको नाम दे देंगे जो 0-0। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 1-1, तीसरा उसके बाद जो है वो है सेक्शन 3-3, सेक्शन 4-4 और सेक्शन 5-5। अब देखें, ये एक लोड से पहले मैंने सेक्शन लगाया और एक इस R1 के यानी 1350 kg के बाद एक सेक्शन काट दिया मैंने। उसके बाद एक सेक्शन यहाँ पे मैंने काटना है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी आ रहा है। पॉइंट लोड के बाद एक सेक्शन काटा। इसी तरह UDL आ रहा है, UDL के बाद एक सेक्शन काटा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लोड आ रहा है 800 kg, उसके बाद एक सेक्शन, और आखिर में रिएक्शन के बाद एक सेक्शन मैंने काटा। तो ये टोटल मेरे 6 सेक्शन बन गए, 0 1 2 3 4 5। तो 6 सेक्शन बन गए। अब 1 बाय 1 हर सेक्शन के ऊपर मैं फोर्स फाइंड करूंगा। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हर सेक्शन की लेफ्ट साइड पे जो लोड आ रहा है उसको आपने देखना है। तो सबसे पहले जो 800, अब यहाँ जो ये हमने बीम के स्टार्ट होने से पहले लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा, तो ये 0-0 हो जाएगा। तो सेक्शन 0-0 के ऊपर शेयर फोर्स 0 आ गई है। अब सेक्शन 1-1 है, यानी ये वाला सेक्शन जो आ रहा है उसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें कौन सी फोर्स है। ये अपवर्ड फोर्स जो लग रही है वो है 1350 kg की अपवर्ड फोर्स है। तो सेक्शन 1-1 की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि अप्लाई होगी पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 2-2 के ऊपर। सेक्शन 2-2 में शेयर फोर्स देखें, मैंने कहा था कि जो सेक्शन काटा है उसकी लेफ्ट साइड पे जितनी फोर्सेस हैं उनको आपने ऐड करना है। अब सेक्शन 2-2 यहाँ पर है, इसकी लेफ्ट साइड पे एक लोड आ गया 1350 का और दूसरा है 1000 kg का। अब ये जो है ये अपवर्ड लग रहा था, ये हमने इसलिए पॉजिटिव लिया है, और डाउनवर्ड कितना आ रहा है 1000 kg को हमने माइनस लिया है। तो इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू बनती है 350 kg एट पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि ये शेयर फोर्स बन रही है इस पॉइंट लोड की वजह से और ये पॉइंट बी के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स बन गई 350 kg की। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, सेक्शन 3-3 जो कि हमने काटा है UDL जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पीछे 3 लोड्स आ गए हैं। एक तो R1 आ गया 1350 kg, एक डाउनवर्ड आ रहा है 1000 kg और एक 800 kg जो हमने UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था। तो तीनों लोड्स एड अप हो जाएंगे। अब इसमें साइन का ख्याल रखना है कि जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो डाउनवर्ड होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो एट पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास शेयर फोर्स कितनी आ गई, 450 kg माइनस में आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 4 के ऊपर चलते हैं। तो सेक्शन 4 के ऊपर भी यही करना है हमने कि लेफ्ट साइड पे देखें जितने भी लोड्स आ रहे हैं उनको हमने सम अप कर देना है। 1350 जो कि अपवर्ड है, 1000 डाउनवर्ड है, 800 भी डाउनवर्ड है और ये दूसरा 800 जो है ये भी डाउनवर्ड है। इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हमारे पास जो सी के ऊपर शेयर फोर्स आती है वो बनती है 1250 kg एट पॉइंट सी के ऊपर। ये था सेक्शन 4-4। उसके बाद है सेक्शन 5-5 जो कि बीम के बिल्कुल एंड पर है। अब इसके अंदर जितने भी इसकी लेफ्ट साइड पे लोड्स आएंगे उनको हम एड अप करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1350 kg अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया, ये तीनों लोड्स हमारे पास डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इनको नेगेटिव लिया, और 1250 जो डी के ऊपर लोड आ रहा है ये अपवर्ड है तो इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 1250 kg एट पॉइंट डी के ऊपर। एट पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास जो शेयर फोर्स आ रही है वो है 1250। अब बारी आती है शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की। तो उसके लिए पहले एक लाइन ले ली हमने जो कि सेंट्रल, जो कि न्यूट्रल एक्सिस को जाहिर करती है, जिसको हम 0-0 लाइन कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें
तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास फोर्स आई थी 1350 kg। इसको आपने ग्राफ की तरह प्लॉट करना है, कोई एक स्केल या रफली आप इसको प्लॉट कर सकते हैं कि हमने ऊपर की तरफ कितना जाना है, 1350 kg। तो एक 1350 kg के लिए हमने ऊपर की तरफ लाइन लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पॉइंट पे हमारे पास फोर्स कितनी आ रही है, बी पॉइंट के ऊपर है 350 kg। ये था 1350 और 350 जो है वो इससे थोड़ा नीचे होगा। अब यहाँ से ए से बी के दरमियान में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगेगी। शुरू में जो हमने वो टेबल बनाया था कि जहाँ पे पॉइंट लोड हो या कोई लोड भी ना आ रहा हो, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ली जाती है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई और बी के ऊपर जो लोड है वो 350 है। ये अगर 1350 है तो 350 इससे थोड़ा नीचे लाई करेगा, तो ये 350 तक हमने लाइन खींच दी। अब सेक्शन 3.3 पे आते हैं जिसकी वैल्यू है -450 kg। लेकिन अब देखें हम कि बी और सी के दरमियान में जो लोड है वो यूडीएल है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। उस टेबल में हमने डिस्कस किया था, अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनानी हो और यूडीएल हमारे पास आ जाए यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ जाए, तो उसके लिए हमने इंक्लाइंड लाइन खींचनी है। और कहाँ तक हमने जाना है, -450। ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये 0 की लाइन है और -450 जो है वो इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है -450 और लाइन जब हम इसकी खींचेंगे तो इंक्लाइंड लाइन लगाई जाएगी, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल के लिए इंक्लाइंड लाइन इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद सेक्शन 4.4 के ऊपर जाएं कि सी के ऊपर हमारे पास एक लोड आ रहा है, माइनस शेयर फोर्स जो आई है वो -1250। 450 हम ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और 1250 के लिए हमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो ये लाइन बनती है -1250। अब और सी और डी के दरमियान देखें कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगेगी और डी के ऊपर हमने फाइंड किया है कि लोड कितना आ रहा है, 1250 kg, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे -1250 kg है और यहाँ पे लोड आ रहा है +1250 kg। तो ये जाके जीरो लाइन के साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। इसको गौर से देखें, सेक्शंस कहाँ पे काटने हैं और किस तरह काटने हैं और लोड्स किस तरह आपने लेने हैं, ये इंतहाई अहम है आपके लिए। आगे इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। तो अगेन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक कंप्लीट देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ सके। अब तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम हमने बना दी। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपने क्या करना है कि 8 पॉइंट ए के ऊपर हमने मोमेंट लेनी है। अब मोमेंट किसके बराबर थी, शुरू में मैंने डिस्कस किया कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर हम ए के ऊपर ही सिंपल, पहली बात तो ये कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसके एंड्स के ऊपर ए और डी के ऊपर मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। ये आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि डी के ऊपर मोमेंट कैसे ज़ीरो होगी। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स के ऊपर यानी ए और डी के ऊपर मोमेंट ज़ीरो आएगी, क्योंकि अगर हम ये फोर्स लेते हैं पॉइंट ए के ऊपर तो इसका फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय फोर्स ज़ीरो के बराबर आ जाएगी, तो मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। बी पॉइंट के ऊपर अगर मोमेंट लें, यानी इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और ए जो है वो इस बीम को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो ए से बी का फासला जो है वो 2 मीटर है और फोर्स कितनी आ गई, 1350। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स 1350 मल्टीप्लाई बाय बी से डिस्टेंस इसका 2 मीटर है, तो ये मोमेंट हमारे पास बन गई 2700 kg मीटर। नेक्स्ट सी के ऊपर हम मोमेंट लेते हैं, ये पॉइंट है। तो इससे पीछे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने लोड्स आ रहे हैं। एक लोड है 1350, दूसरा है 1000 kg और उसके बाद तीसरा जो है वो पॉइंट लोड में हमने यूडीएल कन्वर्ट किया है। तो ये 3 लोड्स आ गए, ये आपके पास नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। सी पॉइंट तक 3 लोड्स आ रहे हैं। तो इनका फासले के साथ इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली फोर्स है 1350 और इसका फासला जो है वो सी से 4 जमा 2 6 के बराबर है। अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट था, यानी ये घड़ी की सिमत में इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था। अब ये दो लोड जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, घड़ी की अपोजिट सिमत में सी के गिर्द इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय सी से इसका फासला कितना है, 4 मीटर।
एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लगेगा। इसी तरह 800 केजी का वजन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा और इसका फासला है यहाँ से सी से 2 मीटर। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सी के ऊपर जो हमारी मोमेंट बनती है वो है 2500 केजी मीटर। अब डी के ऊपर आखिरी जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो एंड्स के ऊपर मोमेंट जीरो आएगी। तो तमाम लोड्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें और डी से इसका फासला साथ साथ लिखते जाएं। पहला लोड है 1350 केजी, ये है 1350 केजी। इसका फासला कितना है डी से, 2 + 4 + 2 8 के बराबर हो गया। माइनस 1000, ये लोड आ रहा है, इसका डी से फासला कितना है, इसका डी से फासला हमारे पास बन रहा है 6। यहाँ पे मैंने गलती की है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगला जो लोड है वो है 800 केजी, यानी इसको हाफ किया जाए तो 2 मीटर = 2 मीटर तो 4 बनता है। इसी तरह आखिरी लोड जो आ गया 800 केजी का, इसको इसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी का मोमेंट आ गया। तो टोटल जो मोमेंट बनेगा डी के ऊपर वो आ गया हमारे पास 0 केजी मीटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एंड्स के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो एंड्स के ऊपर मोमेंट हमेशा जीरो होगी। अब बनाते हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जीरो लाइन ले ली हमने पहले, जीरो लाइन से ए पॉइंट के ऊपर हमने कहा था मोमेंट जीरो है, तो जीरो से शुरू करेंगे। बी के ऊपर मोमेंट आ रही है 2700 केजी, तो ये हमने ए बी पॉइंट्स के दरमियान में ये लाइन ड्रा कर दी जिसकी वैल्यू आ रही है 2700 केजी मीटर। तो अब इंक्लाइंड लाइन लगाई है क्योंकि यहाँ से इसके दरमियान में कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स में हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जबकि बेंडिंग मोमेंट में उसी लोड के लिए इंक्लाइंड लाइन बनाई जाएगी। उसके बाद हम बी और सी के दरमियान में देखें तो यूडीएल आ रहा है, तो यूडीएल के लिए पढ़ा था डिग्री 2 की लाइन लगेगी, यानी पैराबोला बनाया जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2500 केजी। सी के ऊपर जो मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो है 2500 केजी। ये सी पॉइंट है, इसको हम पैराबोला की शक्ल में लाइन को थोड़ी गोलाई दे के इसको यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि हमने टेबल में डिस्कस किया हुआ है कि यूडीएल के लिए बीएमडी बनाएंगे जब वहाँ पे पैराबोला बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि डी के ऊपर मोमेंट जो है वो जीरो आ रही है और लोड भी इसके दरमियान में कोई नहीं है और एक सिर्फ पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए इंक्लाइंड लाइन लगाई जाएगी। तो ये जब हम लाइन बनाएंगे तो ये जहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रही है। ये अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एसएफडी और बीएमडी हमने इकट्ठी कर ली है। कि देखिए, एक तो बनाने का तरीका ये है कि बिल्कुल इस बीम के नीचे एसएफडी और बीएमडी बराबर आनी चाहिए, ताकि हर पॉइंट के नीचे हमें पता चल सके कि एसएफडी की क्या सिचुएशन है, क्या शक्ल बन रही है और बेंडिंग मोमेंट में इसके नीचे क्या शक्ल बन रही है। तो यहाँ पे जिस जगह के ऊपर शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर आपकी वैल्यू जीरो हो रही है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। और पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई शेयर फोर्स नहीं आ रही, जीरो शेयर फोर्स आ रही है। और जिस जगह के ऊपर जीरो शेयर आ रही होती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी वहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब ये मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट पैदा हो रही है वो हम कैसे मालूम करेंगे। यानी इस तरफ देखें, अगर यहाँ पे 2700 केजी मीटर है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे 2500 केजी मीटर है, तो ये सेंटर थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू मालूम करने के लिए पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है कि बिल्कुल बीम के सेंटर में आ रही है। क्योंकि अगर हम देखें कि सेम टू सेम हमने बीम के नीचे एसएफडी और बीएमडी बनाई है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम है, और ये जो जीरो जहाँ पे हो रही है वो बीम का बिल्कुल सेंटर बन रहा है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट ले लेंगे। ये जो फासला है, यानी ए से यहाँ तक जितना फासला बन रहा है, इस जगह को हम फिक्स करके इसके ऊपर अगर मोमेंट हम मालूम करें तो हमें मैक्सिमम मोमेंट का पता चल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे मालूम की जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल फासला है और लोड आ रहा है 1350। 1350 के लोड का इसके बीम के सेंटर तक का फासला कितना हो गया, 2 + 2 4 के बराबर हो गया। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी ये जो पॉइंट लोड है 1000 केजी, ये बीम को नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसकी वैल्यू हम माइनस में लेंगे और इसका फासला बीम के सेंटर से कितना है, 2 मीटर। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ये आपके सामने यूडीएल आ रहा है जिसकी
वैल्यू है 200 kg पर मीटर, यानी हर मीटर के ऊपर 200 kg का वजन लग रहा है। तो इसी तरह यूडीएल को पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फार्मूला शुरू में डिस्कस हो चुका है कि लोड मल्टीप्लाई बाय जितने फासले के ऊपर ये लग रहा है। तो यूडीएल का फासला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 मीटर, और इसका फासला फिर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मोमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 2 मीटर है। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये सेंटर में आएगा और यहाँ से इसका फासला 1 मीटर बच जाएगा। तो ये हो गया लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 3000 kg मीटर, यानी ये जो मैक्सिमम मोमेंट आ रही है उसकी वैल्यू आती है 3000 kg मीटर। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी थी, लेकिन आखिर तक देखने का शुक्रिया। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।